बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। पेडागोजी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है और आज ये लेक्चर नंबर 4 यानी फोर्थ वीडियो है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर का टेस्ट हो, एसएसटी का टेस्ट हो, एजुकेटर्स की जॉब्स हो या कोई भी टीचिंग के हवाले से टेस्ट हो, तो उसके लिए ये जो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ये 30% पोर्शन ये होता है पेडागोजी का। चलिए जी, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स वॉच नहीं किए जिसमें मैंने पेडागोजी के एमसीक्यूज, स्पेशली टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज और क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बताया हुआ है, वो वॉच कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि 91 से लेकर 120 तक एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 91. For an effective teaching, the teacher must be a subject matter expert that includes command over the subject, the ability to convey knowledge, the ability to apply ideas from one discipline to another. तो ये तीनों बातें ही सही हैं फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग के लिए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 1, 2 एंड 3 ये तीनों बातें सही हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग के लिए। 92. The satiation technique of classroom management is a technique where instead of punishing negative behaviors, the teacher might decide to actually dash the negative behavior. सेटिएशन कहते हैं तस्कीन को, राइट। इसका मतलब उर्दू में तस्कीन होता है। तो ये जो टेक्निक है क्लासरूम मैनेजमेंट की, इस टेक्निक में जो नेगेटिव बिहेवियर किसी स्टूडेंट का होता है तो उसको बजाय सज़ा देने के टीचर क्या करता है, वो इस नेगेटिव बिहेवियर को इनकरेज करता है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, इनकरेज करता है इस नेगेटिव बिहेवियर को। देन जो ये नेगेटिविटी या कोई ऐसी हरकत करने वाला जो स्टूडेंट होता है वो एट द एंड या तो उस हरकत से बोर हो जाता है, बोर होकर उसको छोड़ देता है, या वो एम्बेरस फील करता है, शर्मिंदा होके उस हरकत को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इनकरेजमेंट, इनकरेज करता है नेगेटिव बिहेवियर को। ये कौन सी टेक्निक है? सेटिएशन टेक्निक है। 93. द एक्सटेंशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ टेक्निक वेयर टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर। अब इस टेक्निक में क्या होता है जी, क्लासरूम मैनेजमेंट की ये जो टेक्निक है जिसको एक्सटेंशन टेक्निक कहा जाता है, इसमें टीचर नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर करता है। यानी किसी भी स्टूडेंट की अगर नेगेटिविटी है, कोई ऐसी हरकत है जो कि नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा उसका बर्ताव है, तो उसको इग्नोर करता है टीचर इस टेक्निक में। चूँकि क्लासरूम को मैनेज करना होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट डिसिप्लिन बरकरार रखना होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं जो कि टीचर वक्तन फ़वक्तन उनको खातिर में लाकर उनको यूज़ करके स्टूडेंट्स को मैनेज करने की, यानी उनको एक डिसिप्लिन वे में रखने की कोशिश करता है ताकि क्लासरूम मैनेज रहे, क्लासरूम का जो ख़राब ना हो डिसिप्लिन। 94. द यूज़ ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। अच्छा, अब ये टेक्निक है, यहाँ पर फिज़िकल पनिशमेंट भी टीचर यूज़ कर सकता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ टाइम वाइल डिलीवरिंग लेक्चर, या क्लास लेते वक्त टीचर ये डिसाइड करता है कि मुझे अब कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए, यानी मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम के लिए। सो फिज़िकल पनिशमेंट ये क्या कहलाती है जी, ये कॉर्पोरल पनिशमेंट की टेक्निक कहलाती है। द यूज़ ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसको कहा जाता है फिज़िकल पनिशमेंट को। 95. द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिशेज negative behaviors by removing an unruly student from the rest of class is called। यानी ऐसा स्टूडेंट जो कि नेगेटिव बिहेवियर का मुर्तकिब होता है या कोई ऐसी हरकत करता है जो कि गैर डिसिप्लिन हो, गैर इखलाकी हो, या क्लासरूम के ज़ाब्ता इखलाक के ख़िलाफ़ हो, तो टीचर क्या करता है, ऐसे स्टूडेंट को रिमूव करता है या उसको
पनिश करता है। तो इस टेक्निक को यानी पनिशमेंट के लिए क्या करता है, वो टीचर उस स्टूडेंट को बाकी क्लास से या बाकी स्टूडेंट से अलहदा करके निकाल देता है क्लासरूम से या साइड पे कर देता है। तो इसको टाइम आउट टेक्निक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 96 द स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग इज कॉल्ड। 3 चीज़ें यहाँ पर नोट करने की हैं, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स। अगर इन तीनों नुक्तों की स्टडी की जाए एज के हिसाब से, तो इस स्टडी करने की जो फील्ड है, जो इसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है, इसको कहते हैं जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 97 एज पीपल गेट्स ओल्डर द एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग और मेंटेन अटेंशन। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, द एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग और मेंटेन अटेंशन, जो उनकी सलाहियत होती है अटेंशन को मेंटेन करने की या अप्लाई करने की सलाहियत, किसी चीज़ को रिटेन करने की, यानी अगर मैं बात करूं कुव्वत हाफजा की, तो वो क्या होती है, बढ़ती है, कम होती है। ऑफ कोर्स वक्त गुजरने के साथ साथ हाफजा डिक्रीज होता है, या जो उसकी कैपेसिटी होती है मेंटेन करने की, चीज़ों को याद रखने की, वो कम होती जाती है, डिक्रीजेज। ऑप्शन बी करेक्ट है। 98 द ब्रेन डैश एज पीपल गेट्स ओल्डर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कम होती है तो माइंड जो है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, सुकड़ जाता है। द ब्रेन श्रिंक्स एज पीपल गेट्स ओल्डर। जिस श्रिंक होने की वजह से लोगों की कैपेसिटी याद रखने की, मेमोराइज करने की और उन चीज़ों को अप्लाई करने की जो उनके माइंड में होती हैं, ये एबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ ब्रेन। 99 देयर इज डैश इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट्स ओल्डर। देयर इज ऑफ कोर्स डिग्रेडेशन इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट्स ओल्डर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 100 अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में आइडियलिज्म की जो फिलॉसफी है, जो फ़लसफ़ा है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट मैटर जो स्पेशलिस्ट है करिकुलम का, शुड बी माइंड। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि काफ़ी सारी चीज़ें इस पोर्शन में ऐसी होती हैं, बीएड का जो सेक्शन है या पेडागोजी का सेक्शन है, जिनको आपको रटना होता है, जिनको आपको याद करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें जो आपको इजीली समझ आ जाती हैं और आप उनको कंसेप्ट रख कर उनको याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। चूँकि हो सकता है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में बीएस किया है, मास्टर किया है, तो आपने बीएड नहीं किया होगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको रटना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्राई कीजिएगा चीज़ों को कवर करने की। 101 इन एजुकेशन डैश इज़ यूज टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इन एजुकेशन कौन सी चीज़ है जो कि इस्तेमाल होती है टू मेक इन्फेरेंस, इन्फेरेंस जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है लर्निंग का, सीखने का, एंड डेवलपमेंट और तरक्की का। एक स्टूडेंट कितनी तरक्की कर रहा है, कितना कुछ सीख रहा है, इसका अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जाता है एजुकेशन में। तो जनाब इसको एक टर्म दी जाती है असेसमेंट की। डिफरेंट टाइम टू टाइम जब एक कोर्स चल रहा होता है तो स्टूडेंट की असेसमेंट की जाती है, उसके डिफरेंट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। वो क्विज़ेस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो असाइनमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या वो टेस्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, जिससे असेसमेंट करके स्टूडेंट्स की लर्निंग पावर का और उनकी डेवलपमेंट का, उनके कितना वो सीख रहे हैं, उस चीज़ का अंदाज़ा होता है, लगाया जा सकता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। 102 एन असेसमेंट दैट इज़ कंडक्टेड प्रायर, प्रायर यानी पहले, एक ऐसी असेसमेंट जो कि पहले कंडक्ट की जाती है टू द स्टार्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग से पहले, और इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड। तो उस असेसमेंट को इनिशियल असेसमेंट कहा जाता है। 103 एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड। कोर्स के दौरान असेसमेंट जो कि की जाती है, उस असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम दिया जाता है। ऑप्शन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू द कोर्स। 104 एन असेसमेंट इज डैश
if it consistently achieves the same result with the same or similar students. सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या सिमिलर स्टूडेंट्स अगर हैं और वो उनकी जो असेसमेंट है मुसलसल उनका रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है, जब एक दफ़ा आप असेसमेंट करते हैं सेम स्टूडेंट की रिज़ल्ट सेम आ रहा है, फिर करते हैं उन्हीं स्टूडेंट की सिमिलर ग्रुप, फिर भी असेसमेंट का रिज़ल्ट सेम आ रहा है, तो ऐसी असेसमेंट को रिलायबल असेसमेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 105 एन डैश असेसमेंट इज़ वन विच मयर्स व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मयर। कैसी असेसमेंट जिसमें आप मयर करते हो उस चीज़ को जिसको आपको मयर करना है, जिस चीज़ को मयर करने का इरादा है, तो ऐसी असेसमेंट को वैलिड असेसमेंट कहा जाता है। अ वैलिड असेसमेंट इज वन विच मयर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मयर। 106 एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड, एजुकेशनल साइकोलॉजी किससे मुंसलिक है, किससे कंसर्न्ड है? विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ह्यूमन लर्निंग। 107 अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसफर टीचिंग इज एन। मशहूर जो फिलोसफर्स हैं उनके मुताबिक टीचिंग क्या है? ये एक आर्ट है, ये एक हुनर है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 108 प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय। जो मरहलावार एजुकेशन है, तालीम है, वो किस चीज़ पर जोर देती है? एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, डूइंग। 109 अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड। जॉन डेवी के मुताबिक जो एजुकेशनल प्रोसेस है, तालीमी अमल है, उसकी दो साइडें होती हैं। कौन कौन सी? साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, ये दो साइडें होती हैं एजुकेशनल प्रोसेस की, ये कहना है जॉन डेवी का। 110 अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी विच साइड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस। बुनियाद, एजुकेशनल प्रोसेस की बुनियाद क्या है? जॉन डेवी ने क्या कहा था कि कौन सी साइड एजुकेशनल प्रोसेस की बुनियाद है, यानी उसकी बेस है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल। ऑप्शन डी। याद रखिएगा दो साइडें हैं एजुकेशनल प्रोसेस की, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, और इसकी बुनियाद, एजुकेशनल प्रोसेस की जो बुनियाद है वो कौन सी है? साइकोलॉजिकल साइड है। 111 एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। एजुकेशन एक अमल है जिसके ज़रिए से नॉलेज, इल्म और हुनर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन, कुछ लोगों की मदद से अगली नस्ल तक। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और ये जो फ्यू पर्सनस हैं, ये जो कुछ लोग हैं, ये मौलम कहलाते हैं, ये टीचर्स होते हैं। इन टीचर्स की मदद से, इन टीचर्स के ज़रिए से नेक्स्ट जनरेशन तक वो नॉलेज या स्किल्स मुंतकिल की जाती हैं। 112 एन असेसमेंट दैट इज़ जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ कोर्स। वो असेसमेंट जो कोर्स के इख्तिताम पर की जाए, टू असाइन स्टूडेंट्स अ कोर्स ग्रेड, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग की जाए, तो उसको जनाब उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ऑप्शन डी समेटिव असेसमेंट। याद रखिएगा जो कोर्स ख़त्म होने के बाद एंड में असेसमेंट की जाती है उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। 113 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। देखें जी, दो किस्म की असेसमेंट होती है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल असेसमेंट कौन सी फॉर्मल असेसमेंट नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? इंटरव्यू, यस जी ये फॉर्मल असेसमेंट है। प्रोजेक्ट, बिल्कुल जी ये भी फॉर्मल असेसमेंट में आता है। क्विज़ेस भी फॉर्मल असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, देखिए मुशाहिदा कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, इसके लिए ख़ास तौर पर किसी क्लासरूम का होना, किसी इदारे का होना, या किसी पर्टिकुलर किसी एक ख़ास जगह का होना ज़रूरी नहीं है। ऑब्जर्वेशन कहीं पर भी हो सकती है और उसके ज़रिए से सीखा जा सकता है, उसके ज़रिए से उसमें असेसमेंट की जा सकती है किसी स्टूडेंट की, यानी कहीं चलते फिरते कहीं पर भी बैठे कोई आपकी असेसमेंट अगर करे तो दैट इज़ नॉट फॉर्मल असेसमेंट, और इसमें ऑब्जर्वेशन
होती है, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मल असेसमेंट। होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 114 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। अब ये इनफॉर्मल असेसमेंट इनमें से कौन सी नहीं? इनफॉर्मल प्रोजेक्ट फॉर्मल असेसमेंट है, राइट। बाकी है ऑब्जर्वेशन है, रूब्रिक्स है, पार्टिसिपेशन है, ये तमाम इनफॉर्मल असेसमेंट में आती हैं। प्रोजेक्ट इज फॉर्मल असेसमेंट, जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट, क्विजेज, ये फॉर्मल असेसमेंट में आते हैं। 115 इन जॉन डेवीज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। जॉन डेवी के मुताबिक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच लर्निंग की, उसमें टीचर का रोल क्या होता है जी? एक फैसिलिटेटर का होता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 116 विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड, इसको एक टर्म दी जाती है जो कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। किसमें जी? स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड में। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग मेथड में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी होती है और कोऑपरेटिव लर्निंग भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। 2 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, विच इज़ ऑप्शन सी। 117 द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 118 इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड। अच्छा याद रखिएगा, लेक्चर मेथड को इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लेक्चर मेथड को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहते हैं। लेक्चर मेथड को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। तो इसमें जो टीचर है वो इज कंसीडर्ड एज फॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड या लेक्चर मेथड में टीचर इज कंसीडर्ड एज फॉर्मल अथॉरिटी। 119 इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर। अब इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है, डेलीगेटर का होता है। 120 और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इन कोऑपरेटिव मेथड टीचर्स एक्ट एज अ डेलीगेटर मीन्स, इसका मतलब क्या है कि टीचर एक्ट करता है एज अ डेलीगेटर। डेलीगेटर वफद को कहते हैं, पैगाम पहुंचाने वाले को कहते हैं, ठीक है। द टीचर एक्ट एज एन रिसोर्स, ऑप्शन ए। सो यार उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और मेरी काविश आपके लिए यूज़फुल हो रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए और पाकिस्तान में अनाउंस की जाने वाली जॉब्स से बाखबर रहने के लिए आप हमारा इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए पेडागोजी के जितने MCQs की कलेक्शन है हलशुदा, तो आप infostad.com वेबसाइट के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ये हमसे मंगवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।